फाइनली आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं वांग डोंगर को। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि यू हाउ वांग क्यूअर से भी मिल चुका था और वांग क्यूअर से मिलने के बाद एपिसोड के लास्ट में फाइनली सिगट ब्लाइंडेड फेस्टिवल भी ऑफिशियली शुरू हो गई थी। सो आज की इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें बेबे एंड जीजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे बेबे कहता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करे हुए सभी मेल स्टूडेंट्स अब तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि इस सिगट ब्लाइंडेड फेस्टिवल में टोटल 39 बीम्स ऑफ लाइट है और जो मेल पार्टिसिपेंट्स उन 39 बीम के सबसे आगे वाली पोजीशन में रहेगा वही सबसे पहले हमारी सिगट ब्लाइंडेड फेस्टिवल की फर्स्ट सेगमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। और ऐसे ही बाकी के मेल स्टूडेंट्स को भी उनकी पोजीशन के हिसाब से रैंक किया जाएगा। इसीलिए ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट अलर्ट है। इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस मेथड को यूज करने वाले हो, तुम्हें कैसे भी करके इन 39 बीम ऑफ लाइट्स के अंदर जगह बना लेना है। हालांकि तुम्हें इसमें थोड़ा सा सावधान होना भी होगा, क्योंकि तुम पानी में गिर नहीं सकते हो। अगर तुम पानी के अंदर गिर जाते हो तो तुम डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बेबे तो ऐसे ही सभी लोगों को क्लियरली सभी रूल्स के बारे में बता रहा था, जबकि इस तरफ युहा को कुछ चीजें सेंस होती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे दाई हबिंग कोल्ड एंड गुस्से में युहा को ही देख रहा था, लेकिन फिर भी इससे युहा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसी के साथ बेबे कहता है कि सभी लोग अब तैयार हो जाओ, 3, 2, 1 एंड गो, अब शुरू करो। बेबे के ये कहने के साथ ही 39 बीम ऑफ लाइट लेक के अंदर से बाहर निकल कर आती है और इसके साथ सभी लोग अपने अपने पावर्स को यूज करते हुए आगे की तरफ भागने लगते हैं। और ये तो नेचुरल बात है कि वो युहाओ, जू संजी और हे साइटो पीछे रहने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो युहाओ एंड साइटो सेम टाइम में आगे की तरफ जाने लगते हैं और इन दोनों की स्पीड बाकी के सीनियर्स के तुलना में काफी ज्यादा ही तेज था। इसलिए ये दोनों लो कल्टीवेशन लेवल पर होने के बावजूद भी उनकी सीनियर्स को काफी आसानी के साथ में सरपास कर रहे थे। और जब युहाओ और साइटो 39 स्ट्रिक्स ऑफ लाइट के अंदर जगह बनाने वाला होता है तो तब एक मेल स्टूडेंट ऑलरेडी 39 स्ट्रिक ऑफ लाइट की फर्स्ट पोजीशन में पैर रखने ही वाला था। और इसके साथ हमें जू संची को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अभी तक भागना भी बिल्कुल भी शुरू नहीं करा था। जू संची उसी पोजीशन में बैठा हुआ था, जू संची उसी पोजीशन में बैठा हुआ था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। और अभी जू संची को देखकर ऐसा लग रहा था कि जू संची दूसरे कुछ अलग मेथड को यूज करने वाला हो। और इसी के साथ देखते ही देखते जू संची उसकी 6 सोल रिंग को रिलीज करता है, जहाँ पे उसके पास 2 येलो, 2 पर्पल एंड 2 ब्लैक कलर्स की सोल रिंग थी। और जब जू संची देखता है कि एक मेल पार्टिसिपेंट 39 स्ट्रिक्स ऑफ लाइट की फर्स्ट पोजीशन में पैर रखने ही वाला है तो जू संची सडनली उसकी मार्शल सोल को रिलीज करता है। और अभी के टाइम में जू संची के चेहरे में एक खुशी से भरा हुआ स्माइल भी अपीयर हो गई थी। जू संची उसकी फोर्थ सोल रिंग स्किल की पावर को यूज करता है और जो स्टूडेंट 39 स्ट्रिक के अंदर फर्स्ट पोजीशन में पैर रखने ही वाला था उसकी पोजीशन अचानक से जू संची की पोजीशन के साथ बदल जाती है, जबकि इस तरफ जू संची काफी कूल तरीके से फर्स्ट पोजीशन में लैंड करता है। और इसी के साथ हमें वही स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अभी सबसे ज्यादा पीछे आ चुका था। और अगर बात किया जाए तो अभी जू संची ने जॉन्यू रिप्लेसमेंट एबिलिटी को यूज करा था, जिसकी वजह से जू संची एंड उस स्टूडेंट की पोजीशन बदल गई थी। इसकी वजह से वो स्टूडेंट जू संची को गुस्से में गाली देने लगता है, क्योंकि जू संची ने सिर्फ उसकी पोजीशन को ही नहीं चुराया था बल्कि जू संची ने उसे एलिमिनेट भी कर दिया था, जिसकी वजह से ये पर्सन गुस्से के साथ साथ उदास भी हो चुका था। हालांकि अब ये स्टूडेंट इसमें कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि सिगट फेस्टिवल के रूल्स के हिसाब से अगर कोई पार्टिसिपेंट एक बारी अपने पैर को स्पोर्ट के अंदर टच करता है तो उस पार्टिसिपेंट की पोजीशन को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। फिर जू संची पीछे की तरफ मुड़कर उसी स्टूडेंट की तरफ देखता है और वो ग्रीट करते हुए माफी मांग कर कहता है कि सीनियर मुझे माफ करना, वैसे ये तुम्हारी ही गलती है। आखिर तुम्हें फर्स्ट स्पॉट लेने के लिए किसने कहा था? तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक ही लड़की को प्यार करता हूँ और वो कौन है ये तो तुम सभी लोग भी अच्छी तरीके से जानते हो। अगर यहाँ की कोई स्टूडेंट मेरी लड़की को मुझसे चुराने की कोशिश करेगा तो मैं सच में उस स्टूडेंट से काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाऊंगा। जू संची की ऐसी हरकत को देखकर सभी लोग जू संची के ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि वैसे तो जू संची और बेबे इनर कोर्टयार्ड की सिर्फ जूनियर्स ही थे, लेकिन फिर भी ये दोनों फिगर्स काफी तेजी में फेमस हो गए थे और ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से पता था कि आखिर जू संची कौन है और आखिरकार जू संची कैसे कितनी बार जियांग नानान से रिजेक्ट हुआ है। फिर हमें जीजी को दिखाया जाता है जो कहती है कि वैसे तो यहाँ पे जू संची ने चालाकी करा है, लेकिन फिर भी वो इन सभी चीजें को अपने ही हैप्पीनेस के लिए कर रहा है और तो सभी के पास तुम्हारी दिल की करने की हक है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ फर्स्ट सेगमेंट ही है, इसीलिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना ही होगा। इसलिए तुम सभी लोग सिगट फेरीज के फेस को देखे बिना एलिमिनेट मत होना। बेबी अब तुम बताओ। तो बेबी भी जीजी की बातों को मान जाता है और वो सभी लोगों को कहता है कि अब हम हमारी सिगट ब्लाइंडेड फेस्टिवल की एनुअल इवेंट पर आ चुके हैं, मुझे अभी पूरा
भरोसा है कि सभी लोग इसी टाइम के काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए सभी लोग अब तैयार हो जाओ। मैं दोबारा से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग पानी के अंदर गिर जाते हो तो तुम लोग तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर जीजी कहती है कि हम सिगरेट ब्लाइंडेड फेस्टिवल के लास्ट में सबसे खूबसूरत सिगरेट फेरी को और एक लकीएस्ट मेल स्टूडेंट को विनर मानेंगे। हालांकि इससे पहले अभी तुम सभी लोगों को पहले सिगरेट फेरी की घूंघट को हटाना होगा, जहाँ पे हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो लोटस फ्लावर के ऊपर खड़ा हो गया था। और ये लोटस फ्लावर की लोड बियरिंग कैपेसिटी सच में काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यूहाओ बेबी और जीजी की बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो अभी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को रिलीज करते हुए वहाँ की मेल पार्टिसिपेंट को ध्यान से देख रहा था। और वहाँ पे टोटल में 39 मेल स्टूडेंट्स थे, लेकिन वहाँ पर वांगडंग बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए यूहाओ परेशान होकर कहता है कि आखिर यहाँ पर वांगडंग क्यों नहीं है, ये तो इतना बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और उसकी तो लुक्स भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों नहीं है। सच में ये उसके लिए काफी अच्छा चांस रह सकता था परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने के लिए। फिर जीजी कहती है कि तो चलो अब हम हमारी म्यूचुअल फीलिंग सेगमेंट को शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में हर एक मेल स्टूडेंट अपने पावर्स को प्रदर्शनी करेंगे, लेकिन तुम उतना ज्यादा शो ऑफ भी मत करना जिससे कि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। फिर हमें जूसांची को दिखाया जाता है जो अपने हाथों को रब करना शुरू हो गया था, क्योंकि वो अभी फर्स्ट स्पॉट में था, इसलिए ये तो नेचुरल बात है कि जूसांची ही सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट में परफॉर्म करेगा। फिर बेबे जूसांची को पूछता है कि जूसांची क्या तुम तैयार हो, तो जूसांची भी हाँ करता है और इसके साथ बेबे बिना देरी करते हुए फर्स्ट सेगमेंट को शुरू करता है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो जूसांची ने फर्स्ट स्पॉट को हासिल करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करा था, लेकिन जबकि अब जूसांची सबसे पहला नंबर में था तो वो इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही शो ऑफ करे बिना बिल्कुल भी जाना देना नहीं चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि नानान मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही जूसांची ज्वान्यू शील्ड के ऊपर बैठकर सिगरेट फेरी के तरफ जाने लगता है। और जब वो उन सिगरेट फेरी से 10 मीटर दूर था तो उसने कंट्रोलिंग द क्रेन कैप्चरिंग द ड्रैगन टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर रुक गया था। और वो अभी सभी लड़कियों को काफी सीरियस तरीके से देख रहा था, क्योंकि अभी सभी लड़कियों ने सेम तरीके की कपड़े को पहनी थी। फिर जूसांची एक के बाद एक लड़कियों को देखते हुए कहता है कि ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ये तो थोड़ा सा पतली है, इसका फिगर तो नानन के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ये लड़की नानन से थोड़ा सा पतली है, ये तो नानन से भी ज्यादा मोटी है। जूसांची तो ऐसे ही सभी फीमेल फेरीज को जज कर रहा था, लेकिन तभी कोई सिगरेट फेरी गुस्से में कहती है कि जूसांची अगर तुम्हें यहाँ पे मरने का मन है तो तुम हमें जज करना कंटिन्यू कर सकते हो। इस सिगरेट फेरी की इस बात को सुनकर जूसांची तुरंत ही माफी मांगता है और इस मोमेंट में जूसांची ने ऑलरेडी जियांग नानान को ढूंढ लिया था, इसीलिए वो उसकी शील्ड को यूज करते हुए थर्ड फीमेल फेरी के तरफ जाने लगता है। और वो वहाँ की थर्ड सिगरेट फेरीज को देखकर उसी फेरी के तरफ जंप करता है और इसके साथ जूसांची उसी सिगरेट फेरी के लिली फ्लावर के अंदर लैंड करता है, जिसे देखकर ये सिगरेट फेरी काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये सिगरेट फेरी जियांग नानानी होती है। फिर जियांग नानान उसकी राइट फुट को अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ उठाती है, जिसकी वजह से उसकी व्हाइट कलर की ड्रेस भी ऊपर की तरफ उठ गया था। और अभी यहाँ पे जियांग नानान की लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लेग्स को देखकर सभी लोग विसल बजाने लगते हैं। वैसे तो रूल्स में ये साफ साफ कहा गया था कि फीमेल स्टूडेंट डायरेक्टली मेल स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जूसांची जियांग नानान के काफी ज्यादा ही करीब आ गया था, इसीलिए जियांग नानान खुद को रेजिस्ट कर नहीं पाती, इसीलिए जियांग नानान जूसांची को अटैक करती है। और ये चीजें काफी ज्यादा ही रेयर बात है कि किसी को कोई सिगरेट फेरी डायरेक्टली अटैक करे। वैसे तो अभी जूसांची को भी अच्छी तरीके से पता था कि जियांग नानान ने उसकी पावर्स को होल्ड बैक करे बिना फुल पावर से उसके ऊपर अटैक करा है, लेकिन फिर भी जूसांची उस अटैक को ब्लॉक या डॉज बिल्कुल भी नहीं करता, इसीलिए जियांग नानान की लेग जूसांची की शोल्डर में लग गया था। फिर हमें जूसांची को दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल के साथ कह रहा था कि नानान मैं ना ही तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू ही करूंगा। नानान सच में मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर जियांग नानान भी थोड़ा सा शर्माने लगी थी। फिर जियांग नानान उसकी पैर को एक ब्लैक फ्लिप के साथ पीछे करने लगती है, जबकि जूसांची इसी मोमेंट में जियांग नानान के बैम्बो हैट को निकाल लेता है। और इस टाइम में जूसांची दोबारा से उसकी सीट पर आ चुका था और वो अभी कह रहा था कि जियांग नानान मेरे दिल में सिर्फ तुम अकेली हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो जियांग नानान भी शर्माते हुए उसे मना कर देती है और अभी के टाइम में जियांग नानान थोड़ा सा गुस्से में भी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी अभी जियांग नानान की फेस स्लाइटली रेड भी हो गई थी। फिर सभी लोग जूसांची को चीयर करने लगते हैं, जिसे देखकर जूसांची यूहाओ को स्माइल के साथ देखकर यूहाओ को शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की हेल्प से ही जूसांची ने ऐसा कर पाया था। फिर वो सभी को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि और भाई लोग अब जूसांची के बाद एक दूसरी
पर्सन की बारी आती है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और ऐसे ही कुछ लोगों के बाद फाइनली हमारी यूहाओ की भी टर्न आ चुका था और अभी हमें यूहाओ के चेहरे में परेशानी को साफ साफ देख पाते हैं। फिर जीजी और बेबे यूहाओ को चेयर करते हैं जबकि जीजी स्माइल के साथ कहती है कि ये हमारी आज की ब्लाइंडेड फेस्टिवल का सबसे छोटा उम्र का लड़का है, लेकिन फिर भी सिगरेट फेरीज आपको हमारी इस छोटे से पार्टिसिपेंट को दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जीजी की इस बात को सुनकर वहाँ की एक लड़की यूहाओ को चिढ़ाते हुए कहती है कि आखिर ये छोटा सा लड़का कितनी साल का है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम सिस्टर हान रुई की घूंघट को हटाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि सिस्टर हान रुई को तुम्हारे जैसा छोटा लड़का पसंद है। और वह लोग इस सिगरेट फेरी की इस बात को सुनकर सिस्टर हान रुई सच में काफी ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी और अभी इस सिचुएशन को देखकर यूहाओ थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगा था। वैसे भी ये यूहाओ की फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फिर यूहाओ उसकी लोटस फ्लावर से बाहर निकल कर आता है और इसके साथ यूहाओ अपने राइट फुट को पानी में रखता है, लेकिन फिर भी उसकी पैर पानी में नहीं डूबता। और अभी यूहाओ को ऐसे पानी में पैर को रखता देख वहाँ की सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। और अगर बात किया जाए तो यूहाओ को फाइट के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से पता था, लेकिन उसे प्यार के मामले में कुछ भी बातें पता नहीं था। और अभी यूहाओ जितने भी स्टेप ले रहा था उसकी हर एक स्टेप्स के नीचे पानी जमकर फ्रीज हो चुका था और वो अभी उसकी सॉल पावर को अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हुए जिन भी स्टेप्स को ले रहा था उन सभी स्टेप्स के नीचे पानी भी फ्रीज हो रहा था। वहाँ की सभी सिगरेट फेरीज यूहाओ की इस कैपेबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। वैसे भी यूहाओ यहाँ के सबसे ज्यादा छोटा पार्टिसिपेंट था, लेकिन उसकी सॉल पावर के कंट्रोल काफी ज्यादा ही हाई लेवल का था। और जब यहाँ की लड़की लोग यूहाओ की पैर की नीचे की आइस को ध्यान से देखते हैं तो वहाँ की आइस ब्रिलियंट लाइट के साथ चमक रही थी, जिसे देखकर ये सभी लोग अच्छी तरीके से कह पाते हैं कि वो एक अल्टीमेट आइस है। और अभी यूहाओ जिस तरीके से पानी में चल रहा था ये सच में काफी ज्यादा ही कूल था और तो और वो अभी काफी ज्यादा ही शांत भी दिखाई दे रहा था। और वह लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ की ही एज के बच्चे यूहाओ के जैसे शांत बिल्कुल भी रह नहीं सकते हैं। वैसे तो यूहाओ पार्टिकुलरली हैंडसम नहीं था, लेकिन फिर भी यूहाओ की सर्टेन ऑरा को देखकर सभी फीमेल फेरीज यूहाओ के प्यार में पड़ गए थे। और इसके साथ यूहाओ स्नो एम्प्रेस को बाहर बुलाता है और इसके साथ क्यूट स्नो एम्प्रेस भी बाहर आती है जो कि ऑरेंज कलर की लेयर से ढकी हुई थी। और अभी स्नो एम्प्रेस को देखने में ऐसा लग रहा था कि स्नो एम्प्रेस अभी अभी सोकर उठी है। और वह लोग अभी यहाँ पर स्नो एम्प्रेस को देखकर इन सभी फेरीज काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। उन सभी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये छोटी सी क्यूट वाली बच्ची कहाँ से आ गई। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो स्नो एम्प्रेस को कुछ करने के लिए कहता है और स्नो एम्प्रेस भी यूहाओ की बातें को सुनकर उन्हीं फीमेल स्टूडेंट के तरफ हंसते हुए जाने लगती है। और अगर बात किया जाए तो अभी स्नो एम्प्रेस की फर्स्ट टारगेट हान रोरो थी। स्नो एम्प्रेस हान रोरो की तरफ जाने के बाद वो अपने हाथों को फैलाने लगती है जैसे कि वो हान रोरो को गले लगाने वाला हो। फिर हान रोरो भी क्यूट स्नो एम्प्रेस को गले लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी स्नो एम्प्रेस हान रोरो की हेड के तरफ इशारा करती है और वो उसकी हेड के तरफ इशारा करके उसकी हैट को हटाने के लिए कहती है। और तो इसके साथ स्नो एम्प्रेस प्यारी सी शक्ल बनाकर उदास होने भी लग गई थी, जिसे देखकर हान रोरो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने बैम्बो हैट को हटा रही हूँ। इतना कहने के साथ ही हान रोरो अपने बैम्बो हैट को रिमूव करने लगती है और उसकी स्माइलिंग एंड चार्मिंग फेस सभी के सामने एक्सपोज होती है। फिर स्नो एम्प्रेस भी बिना देरी करते हुए तुरंत ही हान रोरो को गले लगाती है और अभी के टाइम में स्नो एम्प्रेस को गले लगाकर हान रोरो को काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी स्नो एम्प्रेस की बॉडी अभी काफी ज्यादा ही कोल्ड थी। इसीलिए हान रोरो यूहाओ को देखते हुए कहती है कि आखिर तुमने इसे अच्छे से कपड़े क्यों नहीं पहनाया है, उसकी बॉडी अभी काफी ज्यादा ही ठंड है। तो यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी डिसाइड कर नहीं सकता हूँ कि स्नो एम्प्रेस क्या पहनेगी और वो क्या नहीं पहनेगी। और वह लोग वैसे अगर बात किया जाए तो ये तो नेचुरल बात है कि स्नो एम्प्रेस की बॉडी कोल्ड ही होगी, क्योंकि स्नो एम्प्रेस प्योर आइस एंड स्नो से बनी है। फिर हमें स्नो एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो हान रोरो को किस करने के बाद हान रोरो के ही बाजू में खड़ी हुई लड़की के पास आ गई थी। और स्नो एम्प्रेस यहाँ पे आने के बाद मासूम सा चेहरा बनाकर उस लड़की को हैट हटाने के लिए कहती है। तो ये फीमेल फेरी भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस बैम्बो हैट को हटा रही हूँ। और वह लोग अभी के टाइम में यूहाओ एक स्माइल को पास कर रहा था। और अगर बात किया जाए तो स्नो एम्प्रेस की हेल्प से 5 लड़कियों ने अपने बैम्बो हैट को रिमूव कर लिया था और ये 5 लड़कियां लिंग लो, चन लू, फंग, जाओ जाओ, हान रोरो, ली जुआन थे। वैसे भी हमें ये तो अच्छी तरीके से पता है कि स्नो एम्प्रेस की क्यूटनेस इनविंसिबल है। स्नो एम्प्रेस ने सिर्फ एक ही मेथड को यूज करते हुए उसने 5 लड़कियों की घूंघट को आसानी के साथ में हटा दिया था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यूहाओ थोड़ा सा हैरान भी होता है, क्योंकि लिंग लो चन के बाजू में जाओ जाओ खड़ी थी और इन 3 सालों में जाओ जाओ काफी ज्यादा ही बड़ी और खूबसूरत भी हो चुकी थी। और बाकी के फिगर्स जिस
उसने यूहाओ के लिए बैम्बो हैट को रिमूव करा था उनमें से यूहाओ कुछ फिगर को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन फिर भी यूहाओ उन फिगर्स के साथ ज्यादा क्लोज भी नहीं था। उनमें से एक लड़की वुफेंग थी जिसके पास रेड ड्रैगन मार्शल सोल है। सच में वुफेंग के पास स्लेंडर फिगर थी, उसकी कर्व फिगर वहाँ की लड़कियों में से सबसे ज्यादा अच्छा था। वुफेंग की कर्व फिगर बिल्कुल ही माँ छाओताओ के जैसे ही ब्यूटीफुल एंड ऑसम थी। और अभी यहाँ पे यूहाओ को एक के बाद एक करके सभी लड़कियों की बैम्बो हैट को हटाता देख वहाँ की मेल पार्टिसिपेंट काफी ज्यादा ही गुस्से में यूहाओ को देखने लग गए थे, जिसे देखकर यूहाओ भी इसने इम्प्रेस को वापस बुलाता है, क्योंकि अगर यूहाओ इससे भी ज्यादा लड़कियों की घूंघट को हटाने की हिम्मत करता है तो वहाँ की सभी मेल पार्टिसिपेंट यूहाओ के एनिमी बन सकते थे। और इसके साथ यहाँ पे यूहाओ की परफॉर्मेंस खत्म होती है। अब यहाँ पे साइटो की बारी आ गई थी और अभी के टाइम में साइटो को देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसने पहले से ही सभी प्लान को बना लिया हो। और इसी के साथ साइटो वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें करता है जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा था और ना ही किसी पार्टिसिपेंट ने ऐसा करने की हिम्मत करा था। साइटो जल्दी से उन सभी सिगरेट फेरीज के सामने आकर नील करता है और अभी साइटो की फेस ब्राइट कलर में चमकने लगा था। और वह लोग अगर बात किया जाए तो साइटो यूहाओ को दिल ही दिल शुक्रिया अदा कर रहा था और इसका रीजन काफी ज्यादा ही सिंपल है। यूहाओ ने जाओ जाओ की हैट को हटा दिया था और अभी 3 सालों के बाद जाओ जाओ को देखने के बाद साइटो की दिल 2x स्पीड के साथ धड़कने लगा था। फिर बेबे कहता है कि साइटो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस सेगमेंट में कन्फेस करना नहीं है। तो साइटो भी कहता है कि मैं भी यहाँ पर कन्फेस करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्या मुझे यहाँ पर सिगरेट फेरीज की बैम्बो हैट को ही रिमूव करना नहीं है। इतना कहने के साथ ही साइटो उसकी राइट हैंड को लिफ्ट करके एक ह्यूज सॉल कैनन को सोल्जर में अपीयर करता है और ये सॉल कैनन कम्प्लीटली ब्लैक कलर का था, जिससे काफी ज्यादा ही खतरनाक ओरा बाहर निकल कर आ रही थी। और इस सॉल कैनन को देखकर सभी लोग कह सकते थे कि ये सॉल टूल लेवल 7 की सॉल टूल है। और जब साइटो इस सॉल कैनन उन सिगरेट फेरीज के तरफ पॉइंट करता है तो वो सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे, जबकि इस तरफ सभी सिगरेट फेरीज अपने सॉल रिंग को एक के बाद एक करके एक्टिवेट करने लगते हैं। और इसके साथ सीन शिफ्ट होती है और हमें वो यूहाओ को दिखाया जाता है। और जब इन सभी सिगरेट फेरीज अपने सॉल रिंग को रिलीज करते हैं तो यूहाओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि उसे एक सिगरेट फेरीज की बॉडी से निकला हुआ सॉल रिंग को देखकर काफी ज्यादा ही फेमिलियर महसूस हो रहा था। उस सिगरेट फेरी के पास 1 येलो 2 पर्पल एंड 3 ब्लैक कलर्स की सॉल रिंग थे। इस सॉल रिंग कॉम्बिनेशन टोटली वांग डंग के सॉल रिंग कॉम्बिनेशन के साथ सिमिलर था, इसीलिए वो यूहाओ की दिल सडनली काफी तेजी में धड़कने लगता है। यूहाओ तुरंत ही वांग क्यूअर की सुंदर सी फेस को याद करता है, क्योंकि अगर वांग क्यूअर यहाँ पे आई है तो सिर्फ उसके पास ही वांग डंग के जैसे सॉल रिंग कॉम्बिनेशन हो सकता था। और जैसे ही यूहाओ केयरफुली इस सिगरेट फेरी को ऑब्जर्व करने ही वाला था तो तभी हमें साइटो की आवाज सुनाई देती है, जो सभी सिगरेट फेरीज को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि वो भी सिगरेट फेरीज यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। मेरी हाथों में जो सॉल कैनन है ये लेवल 7 की सॉल टूल है, इसका पावर पूरे 1 किलोमीटर दूर तक का पर्सन को काफी इजीली के साथ में खत्म कर सकता है। और मैं पहले ही तुम सभी लोगों को बता देता हूँ कि अगर मैंने इस सॉल कैनन को यहाँ पे पानी में इस्तेमाल किया तो यहाँ की सभी पानी तुरंत ही वेपोरेट हो जाएगी और तुम्हारे नीचे की लोटस भी इस ब्लास्ट को झेल नहीं सकेगा। अब जल्दी करो और तुम सभी लोग अपने अपने बैम्बो हैट को यहाँ पे उतार दो। और वह लोग किसी के साथ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे साइटो की इस हरकत को देखकर यूहाओ की बॉडी से आत्मा ही बाहर निकलने वाला था, जबकि इस तरफ एल्डर जुआन लॉ और डीन यान जाओ भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। फिर मास्टर फान साइटो को डांटते हुए कहते हैं कि बास्टार्ड, ये लव डेस्टिनी है, ये बैटलफील्ड नहीं है, जल्दी करो और तुम ये सॉल टूल को वापस रखो। तो साइटो भी मासूम बनते हुए कहता है कि क्या मैं ऐसा कर नहीं सकता, मुझे तो ऐसा लगा था कि हम किसी को भी फ्रीली अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। इतना कहने के साथ ही साइटो सीरियस लुक के साथ एक जंप करता है और अभी साइटो ने हाई जंप करने के साथ ही फ्लाइंग टाइप सॉल टूल को भी एक्टिवेट कर लिया था और वो अभी आसमान में उड़ने लगा था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि आखिरकार ये साइटो क्या करने वाला है। तो साइटो भी तुरंत ही उन सभी लोगों को जवाब दे देता है। साइटो की बॉडी के आसपास से पर्पल डार्क बॉल्स की अटैक क्रिएट होती है और ऐसी अटैक वहाँ पे सेवरल हंड्रेड्स में थी। इस अटैक को अपने सामने देखकर काफी सारे लड़कियां हैरानी से कहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये लड़का सच में पागल हो चुका है। फेलो सिस्टर, तुम सभी लोग केयरफुल हो जाओ। इन लड़कियों तो ऐसे ही साइटो से बचने के लिए कह रही थी, जबकि इस तरफ साइटो की डार्क पर्पल बॉल की अटैक उन सिगरेट फेरीज के तरफ काफी तेजी में चले जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां ऊपर के तरफ जंप करती है, लेकिन इन डार्क पर्पल बॉल से कुछ भी नहीं होता। फिर साइटो एक स्माइल के साथ एक फिंगर को ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से पानी के नीचे से एक गोल्डन बीम बाहर निकलकर 3 लड़कियों की हेड्स को बाहर फेंक दिया था, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। उन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि साइटो ऐसा
ऐसा भी कर सकता है। इसलिए वो सभी लोग साइटो को स्टूपिड जीनियस कहते हुए साइटो को चिढ़ाने लगते हैं। फिर साइटो जाओ जाओ के तरफ एक बारी देखता है जहाँ पे वो जाओ जाओ के साथ बिताया हुआ सभी पास्ट के बारे में याद करते हुए कहता है कि जाओ जाओ मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी इंजर्ड होने नहीं दूंगा। और इसके साथ हमें जाओ जाओ को दिखाया जाता है जो साइटो को काफी प्यार से देखती है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी भी वहाँ पर 3 लड़कियों के बैम्बो हार्ट्स हटाना बाकी थे और उन 3 लड़कियों में से वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसकी सोल्डरिंग कॉम्बिनेशन वांगडोंग के जैसा ही था और अभी तक यह उस लड़की की रियल फेस को बिल्कुल भी देख नहीं पाया था। और अब ऐसे ही फर्स्ट सेगमेंट ऑफिशियली खत्म हो गई थी। फर्स्ट सेगमेंट के बाद अब सेकंड सेगमेंट शुरू होना था और इस सेकंड सेगमेंट का नाम लव एट फर्स्ट साइट है, जहाँ पे सभी फीमेल स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स के लिए लाइट को ऑफ या ऑन करते हैं और फीमेल स्टूडेंट उन्हीं लड़कों के लिए लाइट्स को ऑन करेंगी जो लड़कियां उस लड़की के साथ रहना चाहता हो। और जब तक तुम्हारे लिए एक भी सिगरेट फ्री लाइट्स को ऑन करेंगी तो तब तक तुम नेक्स्ट सेगमेंट में इजीली इंटर कर सकोगे। वैसे तो ये काफी छोटा सा सेगमेंट है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट भी है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो वहाँ की 17 सिगरेट फेरी को देख रहा था और अभी के टाइम में उसकी दिल जोरों जोरों से भी धड़कने लगा था। फिर बेबे 3, 2, 1 कहता है और इसके साथ एक लाइट यूहाओ के लिए ऑन होती है और ये पहला लाइट वूफेंग ने यूहाओ के लिए ऑन करी थी और ऐसे ही वूफेंग को फॉलो करते हुए एक के बाद एक करके बाकी के 16 लाइट्स भी ऑन हो जाती है, जिसे देखकर वो यूहाओ खुद ही काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था क्योंकि वहाँ की सभी लड़कियों ने यूहाओ के लिए लाइट्स को ऑन करी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइटो के लिए सिर्फ 2 ही लड़कियों जियांग नानान एंड जियाओ जाओ ने लाइट्स को ऑन करी थी, जबकि इस तरफ जू संची के लिए भी 2 ही लाइट्स को ऑन करे थे, जिसे देखकर जू संची खुश होकर कहता है कि क्या जियांग नानान और जियाओ जाओ ने मेरे लिए लाइट्स को ऑन करी है। जू संची की इस बात को सुनकर जियांग नानान सडनली लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से जू संची को काफी बड़ा झटका लगा था और तो वो काफी बुरी तरीके से रोते हुए कह रहा था कि नानान तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। और भाई लोगों से अगर बात किया जाए तो जू संची अभी के टाइम में लकी था। जियाओ जाओ की लाइट की वजह से जू संची अभी भी नेक्स्ट सेगमेंट में जा सकता था। फिर बेबे सभी को कहता है कि अब हम हमारी फेस्टिवल की थर्ड सेगमेंट में जाते हैं जिसका नाम थंडर ऑफ लव स्ट्राइक है। मेल स्टूडेंट के पास सिर्फ 1 ही मिनट रहेगा खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए और जब सभी मेल स्टूडेंट्स खुद को इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो फीमेल स्टूडेंट की बारी रहेगी चूज करने के लिए। और इसके साथ हमें पता चलता है कि अब पहली बारी दाई हुआबिंग का था। फिर हमें दाई हुआबिंग को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ आकर कहता है कि मेरा नाम दाई हुआबिंग है और मैं 17 साल का हो चुका हूँ, मैं 57 लेवल का सोल किंग हूँ और इसके साथ साथ मैं पावर अटैक सिस्टम से भी बिलोंग करता हूँ। मेरी मार्शल सोल व्हाइट टाइगर का है, इसलिए शुक्रिया। इतना कहने के साथ ही दाई हुआबिंग अपने पोजीशन में लौट जाता है, जबकि इस तरफ हमें पता चलता है कि अब साइटो की बारी आ गई थी जहाँ पे साइटो शर्माते हुए कह रहा था कि हेलो मेरा नाम है साइटो है। हाँ ये सच है कि मेरी नाम वाकई में सिली है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे हाइट को देखकर कंपेयर मत करिए। मैं जितना ज्यादा बड़ा दिखता हूँ मैं उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अभी 19 साल का ही हुआ हूँ। मैं एक 62 लेवल का सोल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की के लिए आया था। वैसे तो मैं अभी काफी ज्यादा ही नर्वस हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं इस बात को बता नहीं पाया तो मैं अपने आप को पूरे लाइफ के लिए कभी भी माफ कर नहीं पाऊंगा। जाओ जाओ मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करता हूँ। मेरे पास छोटे उम्र से ही कोई भी फैमिलीज नहीं थी। सच तो ये है कि मुझे उनके बारे में अभी तक कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए अभी मेरे दिल में सिर्फ एक ही पर्सन है और वो सिर्फ तुम हो। जाओ 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 सच में मैं तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करता हूँ। और भाई लोग साइटो ने सिंपल डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कन्फेस कर दिया था और अभी साइटो के पास सिर्फ इसी तरीके से अपने फीलिंग्स को बताने के अलावा कुछ भी आइडिया नहीं था। और अगर बात किया जाए तो जब साइटो जाओ जाओ को इन सारी बातों के बारे में बता रहा था तो साइटो ने उसकी सिर को शुरुआत से लेकर अंत तक नीचे की तरफ करके रखा था। वो जाओ जाओ की फेस में देखने की हिम्मत बिल्कुल भी कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अभी साइटो की आवाज पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी और तो साइटो की फेस भी शर्म के मारे थोड़ा थोड़ा सा लाल भी होने लग गया था। और अभी के टाइम में साइटो की इस बात को सुनकर पूरे सिगरेट लेक पूरी तरीके से शांत हो गई थी। और अगर बात किया जाए तो अभी तक जितना भी लोग इंट्रोडक्शन करने के लिए आए थे उनमें से सिर्फ साइटो ने ही इंट्रोडक्शन के दरमियान में प्रपोज करा था। और वह लोग इसी के साथ हमें जाओ जाओ को दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ जाओ की फेस भी पूरी तरीके से रेड हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे को काफी प्यार से देख रहे थे। फिर हान रो कहती है कि सिस्टर जाओ जाओ तुम्हें शर्माने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बोल्ड रहना ही होगा, वो भी तब जब तुम इस तरीके की खुशी की सामना कर रहे हो। अगर मैं ऑनेस्टली सच बताऊं तो ये बड़ा दिखने वाला लड़का तुम्हारे लिए वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनकर जाओ जाओ हैरान हो गई थी, जबकि हान रो कंटिन्यू करते हुए कहती है कि
हालांकि मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि ये लड़का तुम्हारे लिए कितना ज्यादा सिंसियर है और ये लड़का तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता है। इस तरीके की लाइफ पार्टनर कभी भी अपने डिसीजन को नहीं बदलता है। अगर तुम इस लड़के के साथ रहते हो तो तुम तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए खुश रहोगी। जिसे देखकर जाओ जाओ भी हाँ में जवाब देती है और अब इसी के साथ इंट्रोडक्शन देने की बारी युहाओ का आ चुका था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में हुआ युहाओ की माइंड काफी ज्यादा ही शांत थी। युहाओ अभी अपने मन में यही सोच रहा था कि अगर वो वांग डंग की बहन है और वो गॉडेस ऑफ लाइट की तरह ही दिखती है तो क्या मेरे पास भी एक लवर रहेगा, क्या हम दोनों के बीच में भी इपिक रोमांस चलेगी। इतना सोचने के साथ ही युहाओ लॉन्ग जंप के साथ पार्टिकुलर पोजीशन में आ गया था और वो वहाँ पर अपने आप को स्टेबलाइज करते हुए कहता है कि मैं हुआ युहाओ हूँ और इसी साल में 17 साल का होने वाला हूँ। मैं कंट्रोल एंड अटैक दोनों ही टाइप की पावर सिस्टम से बिलोंग करता हूँ और तो मैं अभी सोल किंग लेवल भी बन चुका हूँ और इसी के साथ मैं एक लेवल 6 की सोल इंजीनियर भी हूँ और इसके अलावा मेरे पास ट्विन मार्शल सोल भी है। युहाओ की इन बातों को सुनकर एक लड़कियां कहती है कि क्या तुम लड़कियों की अटेंशन को खींचने के लिए खुद के ऊपर काफी सारे टाइटल जोड़ रहे हो। आखिर तुम कैसे ऐसे मल्टी टैलेंट हो सकते हो। आखिर तुम सेम टाइम में सोल मास्टर और सोल इंजीनियर कैसे हो सकते हो, वो भी लेवल 6 का। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर मेरे पास डुअल मार्शल सोल है जो कि कंट्रोल सिस्टम एंड पावर अटैक सिस्टम से बिलोंग करता है। प्लस मैं सोल टूल डिपार्टमेंट में भी पढ़ रहा हूँ। युहाओ की इस बात को सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर युहाओ उसकी कलरफुल सोल रिंग्स को भी काफी असम तरीके से रिलीज करता है और युहाओ की इतना खतरनाक सोल रिंग कलेक्शन को देखकर वहाँ की सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। उन सभी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि युहाओ की सोल रिंग कलेक्शन दूसरों से इतना ज्यादा डिफरेंट कैसे हो सकती है। वैसे भी युहाओ के पास ऑरेंज कलर की सोल रिंग्स भी थी जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान थे। फिर युहाओ स्नो एम्प्रेस के साथ मिलकर आइस कंट्रोलिंग एबिलिटी को यूज करते हुए काफी ज्यादा ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन बनाने लगता है जिसे देखकर वहाँ की सभी लड़कियां युहाओ की आइस कंट्रोलिंग पावर से इम्प्रेस हो गए थे। और इसे शो ऑफ करने के बाद फाइनली जू संची की बारी आ गई थी और अभी के टाइम में जू संची ज्यादा खुश भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि जियांग ननन के लाइट ऑन ना करने की वजह से जू संची को काफी बड़ा इफेक्ट हुई है। और वह लोग अभी के टाइम में जू संची को अपने तरफ आता देख जियांग ननन अपने सिर को दूसरी तरफ करती है और वो जू संची को भी नहीं देखती, जबकि इस तरफ जू संची ग्रेजुअली 10 मीटर की डिस्टेंस में आकर रुक गया था और वो उदास होकर कह रहा था कि ननन मैं दोबारा से आ गया। वैसे तो ये मुझे पता नहीं है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कन्फेस करा है, लेकिन फिर भी मेरी ब्रदर्स हमेशा मुझे यही सवाल करते रहते हैं कि आखिरकार क्यों मैं एक ही लड़की का पीछा करता रहता हूँ, वो भी बार बार। और क्या तुम्हें पता है मैं उसमें क्या जवाब देता हूँ? मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ और वो जवाब ये है कि तुम्हारे पास साहस और हिम्मत होना चाहिए। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी ही बार फेल हो जाते हो, अगर तुम बार बार ट्राई करोगे तो तुम एक ना एक बारी तो सफल हो ही जाओगे और पूरे लाइफ टाइम में एक ना एक बारी तो तुम्हारे पास भी ऐसी मौका आ ही जाएगी जहाँ पे तुम्हारी लवर भी तुम्हारी प्यार को एक्सेप्ट कर ही लेगी। जू संची की इस बात को सुनकर वहाँ की एक मेल स्टूडेंट जू संची की बातों में मजाक बनाने लगता है, जबकि इस चीज से जू संची को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ननन मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से हम पहली बार मिले थे। मुझे पता है कि मैंने उन सालों में तुम्हारे ऊपर बैड इंप्रेशन को छोड़ा है, लेकिन फिर भी हम दोनों तो एक दूसरे को इतने लंबे टाइम से जानते आए हैं। छोटे उम्र से लेकर अभी तक भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते आया हूँ, इसीलिए ये तो तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं तुम्हें किस तरीके से ट्रीट करता हूँ। मैं तुम्हें सभी चीजें बता दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। इवन अगर मुझे मेरी लाइफ को तुम्हारे लिए देना पड़ा तो भी मैं तुम्हारे लिए बिना कोई संकोच के दे दूंगा और मैं एक बार भी सोचे बिना तुम्हारे लिए डेथ को भी चूज करूंगा। शायद आज की तुम्हारी जवाब हमेशा की तरह ही हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हमेशा की तरह ही कन्फेस करूंगा। जब तक मेरे पास थोड़ा सा भी अपॉर्चुनिटी रहेगा तब तक मैं एक भी चांस को जैसे ही जाने नहीं दूंगा। ननन क्या तुम तुम्हारी दिन में मेरे लिए थोड़ा सा जगह दे सकती हो ताकि मैं तुम्हें भी काफी ज्यादा ही प्यार दे सकूं। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो जू संची की कन्फेशन उतना ज्यादा पैशनेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी इन बातों में पेनफुल वर्ड्स अपीयर हो गए थे और अभी जू संची की आंखें डिटरमाइंड था और उसकी हर एक वर्ड्स में काफी सारे इमोशन भरा हुआ था। फिर जियांग ननन भी फाइनली जू संची की तरफ देखने लगती है और जब जियांग ननन जू संची की आंखों में देखती है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अभी जू संची की आंखों से आंसू 2 लाइंस की तरह बाहर निकलने लगा था और उसकी आंखों से निकले हुए आंसू के बूंदे एक के बाद एक करके जमीन में गिर रही थी। और अगर बात किया जाए तो जियांग ननन जू संची को अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए जियांग ननन को भी ये अच्छी तरीके से पता चल गया था कि अभी जू संची जिन भी बातें को कह रहा है वो मजाक बिल्कुल भी नहीं
नहीं है। जू संसी की बातों में पूरी तरीके से सच्चाई थी और वो जियांग ननान के लिए जान भी देने के लिए तैयार था। लेकिन फिर भी जियांग ननान इतना ज्यादा क्रूर क्यों है? क्या पास्ट में जू संसी एंड जियांग ननान के बीच में कुछ हुआ था? अगर कुछ हुआ था तो भी अब पास्ट के बारे में सोचने का क्या ही फायदा है? क्या जू संसी ने पास्ट में कुछ बड़ा गलती कर दिया था? और भाई लोग अभी के टाइम में अगर बात किया जाए तो 1 मिनट की टाइम पीरियड खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई भी टीचर्स एंड स्टूडेंट जू संसी एंड जियांग ननान के बीच में इंटरप्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे रहा हुआ सभी लोगों को सिगरेट ब्लाइंडेड फेस्टिवल की ट्रू मोटिव के बारे में अच्छी तरीके से पता था। और अभी के टाइम में सभी की आंखें जू संसी और जियांग ननान की तरफ ही टिके हुए थे। फिर जियांग ननान अपने लिप्स को टाइट करते हुए जू संसी को कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में जाकर जियांग ननान जू संसी को कुछ भी जवाब दे नहीं पाती। फिर जू संसी एक सैड स्माइल के साथ अपने हाथों को फैलाता है और वो कहता है कि मैं समझ गया कि अब तुम्हारी दिल क्या कहने वाली है। देखकर ऐसा लगता है कि आज की तुम्हारी जवाब भी हमेशा की तरह ही ना में होने वाली है। इतना कहने के साथ ही जू संसी पीछे की तरफ गिरने लगा था, जैसे कि उसने उसकी स्ट्रेंथ एंड बैलेंस को खोया हो। वैसे तो अभी जू संसी पानी में गिर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें जियांग ननान पे ही टिका हुआ था और उसकी आंखें में जियांग ननान के लिए काफी सारे प्यार और भरोसा था। और भाई लोग किसी के साथ जू संसी एक स्प्लैश साउंड के साथ पानी में गिर जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब जू संसी इस इवेंट से डिस्क्वालीफाई हो गया था। और भाई लोग पानी के अंदर गिरने के बाद भी जू संसी की आंखें से लगातार आंसू बह रही थी। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो सभी लड़कों के पास आंसू होती है, लेकिन लड़कों की आंसू ऐसे ही बाहर नहीं निकलती। लड़कों की आंखों से आंसू तभी बाहर निकलती है जब उनकी दिल में काफी ज्यादा ही दर्द हो। पूरे 6 सालों से जू संसी जियांग ननान को जानता था और वो कंटिन्यूअसली जियांग ननान को चेज कर रहा था, लेकिन फिर भी 6 साल आगे की गलती की वजह से आज तक जियांग ननान ने जू संसी को माफ नहीं करी थी। जू संसी पिछले 6 सालों से जियांग ननान को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंड में जाकर जू संसी को रिजेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जू संसी हमेशा उसी दिन का इंतजार कर रहा था जब जियांग ननान जू संसी को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन फिर भी आज भी जियांग ननान की रेस्पॉन्स हमेशा की तरह ही सेम रही। और भाई लोग किसी के साथ हमें जियांग ननान को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उसकी लाइफ से एक इम्पोर्टेंट पर्सन चली गई हो। और इसी के साथ सडनली जियांग ननान को काफी ज्यादा ही कमजोरी महसूस होती है, जिसकी वजह से जियांग ननान लोटस फ्लावर के अंदर नीचे गिर गई थी। और अभी के टाइम में जियांग ननान को उसकी दिल में काफी ज्यादा ही दर्द भी होने लगा था। और इसी के साथ फाइनली जियांग ननान की आंखों से भी आंसू गिरने लगी थी और वो रोते हुए कह रही थी कि बस्टार्ड आखिर क्यों तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? मैंने तुम्हें काफी बार रिजेक्ट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी तुम हार क्यों नहीं मानते? और तो इससे भी बढ़कर तुम एक लड़के हो तो तुम कैसे यहाँ पर रो सकते हो? आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने रोने के लिए कहा था? और अभी के टाइम में जियांग ननान को ऐसे यहाँ पर रोता देख सभी लोग साइलेंट हो गए थे। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में जियांग ननान की दिल में काउंटलेस इमोशन एक के बाद एक करके आने लगी थी और वो उसकी कांप रही हुई आवाज के साथ कह रही थी कि बास्टर्ड तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर मत जाओ। पूरे 6 सालों से तुम मेरी ख्याल रख रहे हो। तुमने मेरे लिए काउंटलेस टाइम अपने लाइफ को रिस्क में रखा है। तुमने मुझे मेरी डिफिकल्ट टाइम में भी काफी बार मदद किया है, इसीलिए प्लीज तुम मुझे छोड़कर ऐसे ही मत जाओ। लिटिल बास्टर्ड तुम मुझे ऐसे ही अकेले मत छोड़ो। और भाई लोग किसी के साथ हमें पानी से उस आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ पानी के अंदर से जू संसी बाहर निकल कर आता है। और जब जियांग ननान जू संसी के चेहरे में खुशी से भरा हुआ स्माइल को देखती है तो जियांग ननान तुरंत ही काफी ज्यादा ही हैरान हो जाती है। और इसी के साथ काउंटलेस इमेजेस जियांग ननान की माइंड में सरफेस करने लगता है। और इसी के साथ जियांग ननान भी अचानक पानी के अंदर जंप करती है और वो हंसते हुए जू संसी को काफी टाइटली हक करती है। वैसे अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में जू संसी एंड जियांग ननान सिगरेट लेके नीचे धीरे धीरे करके जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ से बबल्स भी बाहर निकल रही थी, लेकिन फिर भी ये बबल्स हैप्पीनेस की थी। और इसी के साथ ये दोनों दोबारा से पानी के सरफेस में आते हैं और जू संसी एक स्माइल के साथ कहता है कि तुमने ही मुझे वापस आने के लिए कहा था, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेना होगा। जिस पर जियांग ननान भी ब्लश करते हुए कहती है कि मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। जिसे सुनकर जू संसी जियांग ननान को टाइटली हक करता है और इसी के साथ सभी तरफ से क्लैपिंग करने की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग जू संसी और जियांग ननान को चीयर करने लगते हैं। और इसी के साथ हमें जीजी को दिखाया जाता है जो कहती है कि चलो अब हम हमारी फेस्टिवल की 4th सेगमेंट को शुरू करते हैं, जिसका नाम 3 लाइफ टाइम ऑफ फेट्स है। इस सेगमेंट में सभी लड़कियां खुद को इंट्रोड्यूस करेंगी और उस लड़के को चूज करेगी जिसको वो प्यार करती है। इसलिए इस सेगमेंट में लड़कों के पास चांस है एक से ज्यादा फेरीज को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अगर इस सेगमेंट पर कोई भी लड़की तुम्हें चूज नहीं करती है
तो तुम यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अब चलो यहीं पे, और अब यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स बचे हैं वो लोग फोर्थ सेगमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अब पार्टिसिपेंट नंबर 2 वाली फेरी की बारी है चूज करने के लिए। और भाई लोग ये वही लड़की होती है जिसको यूहाओ ने पूरे टाइम के दरमियान में देख रहा था। और तो इस लड़की ने अभी तक भी अपने बैम्बो हैट को पहन कर रखी थी। और ये लड़की किस मेल पार्टिसिपेंट को चूज करने वाली है ये किसी को भी पता नहीं था। और इसी के साथ ये फीमेल फेरी मेल पार्टिसिपेंट की तरफ जंप करती है, जिसे देखकर यूहाओ कहता है कि क्या वो मुझे चूज करने वाली है। और इसी के साथ उस मिस्टीरियस सिगरेट फेरी की बॉडी से 1 येलो 2 पर्पल एंड 3 ब्लैक कलर्स की सोल रिंग बाहर निकल कर आती है। और अगर बात किया जाए तो ये सोल रिंग कॉम्बिनेशन टिपिकल सोल रिंग कॉम्बिनेशन से तो काफी ज्यादा ही बेहतर था। और ये सोल रिंग कॉम्बिनेशन किसी भी लड़के की अट्रैक्शन को खींचने के लिए काफी था। वैसे भी इस सिगरेट फेरी ने पूरे सिगरेट फेस्टिवल के अंदर उसकी अपीयरेंस को रिवील बिल्कुल भी नहीं करी थी और ना ही उसने एक भी वर्ड्स को कही थी, जिसकी वजह से ये सिगरेट फेरी और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो गई थी। और अभी के टाइम में यूहाओ अपने फिस्ट को क्लेंस कर रहा था और वो बार बार यही कह रहा था कि क्या ये फेरी मुझे चूज करने वाली है, क्या ये फेरी मुझे चूज करेगी, क्योंकि अभी वो सिगरेट फेरी यूहाओ के ही करीब आते ही जा रही थी। और अभी उसकी पिंक ब्लू कलर्स की हेयर भी एक्सपोज हो चुका था, लेकिन फिर भी वो फीमेल फेरी कुछ भी कह नहीं रही थी। हालांकि इन सिंपल हिंट्स यूहाओ को वायलेंटली सडर कर रही थी। और अभी यूहाओ यही सोच रहा था कि शायद ये सिगरेट फेरी इसीलिए कुछ भी बोल नहीं रही है क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो गई है और वो इसीलिए अपने बैम्बो हैट को भी नहीं हटा रही है क्योंकि वो दूसरे लड़कों की अटेंशन को खींचना नहीं चाहती होगी। वैसे भी अगर ये सिगरेट फेरी गॉडेस ऑफ लाइट की जैसे दिखती है तो काफी सारे लोग इस सिगरेट फेरी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये फेरी पक्का से ही वांग डंग की बहन वांग क्यूआर होगी। वैसे भी यूहाओ और वांग क्यूआर पहले भी एक बार मिल चुके थे और अगर ये फेरी वांग डंग की ही बहन है तो पक्का से ही ये फेरी यूहाओ को ही चूज करेगी क्योंकि यूहाओ और वांग डंग बेस्ट बडी है। और अभी यूहाओ तो ऐसे ही उसी लड़की को देखते हुए काफी सारे बातों को सोच रहा था, जिसकी वजह से अभी कुछ रीजंस की वजह से यूहाओ को काफी ज्यादा ही फेमिलियर फील भी हो रही थी। और ये फीलिंग वैसी नहीं थी जब उसने वांग क्यूआर को पहले देखा था क्योंकि यूहाओ के पास आई ऑफ डेस्टिनी थी और वो किसी की भी सोल पावर को अच्छी तरीके से फील कर सकता था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और हमें निंग तियान को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ आ गई थी और वो कह रही थी कि मेरा नाम निंग तियान है और मैं ऑक्सिलरी ब्रांच से बिलोंग करता हूँ और मैं सिर्फ सपोर्ट ही कर सकती हूँ। मैं 57 लेवल पर हूँ और मेरे पास 7 ट्रेजर ग्लेज पकोड़ा की मार्शल सोल है और ये 7 ट्रेजर ग्लेज पकोड़ा पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 ऑक्सिलरी टाइप मार्शल सोल है। और इसके साथ इतना कहने के साथ ही निंग तियान भी मेल स्टूडेंट के तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर दाई हाबिंग थोड़ा सा हैरान हो गया था क्योंकि निंग तियान भी उसी के ग्रेड में पढ़ती थी। उसकी पूरी क्लास में सिर्फ निंग तियान ने ही दाई हाबिंग को अट्रैक्ट करके रखी थी। इवन अगर बात किया जाए तो निंग तियान जुलू से भी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर दाई हाबिंग गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद यूहाओ के साथ कंपेयर करने का है। उससे भी बढ़कर दाई हाबिंग के पास ऑलरेडी जुलू था जिसके साथ वो फ्यूजन स्किल को भी परफॉर्म कर सकता था। और भाई लोग किसी के साथ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही हैरान हो चुका था क्योंकि अभी के टाइम में निंग तियान भी उसी के तरफ ही आ रही थी। और इसके साथ निंग तियान यूहाओ को कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे वाइफ बनकर हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हूँ, तो क्या तुम मुझे एक चांस देने के लिए तैयार हो। निंग तियान की इस बात को सुनकर यूहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था, लेकिन फिर भी यूहाओ कुछ भी जवाब नहीं देता और ऐसे ही यूहाओ को 3 लड़कियां ने चूज कर लिया था जो कि निंग तियान, लिंग लो चैन एंड वही नंबर 2 वाली मिस्टीरियस लड़की थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूहाओ डिटरमाइंड लुक के साथ नंबर 2 वाली सिगरेट फेरी को चूज करता है। इसीलिए वहाँ पर रहा हुआ सभी लड़कियां कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं नंबर 2 वाली लड़की और यूहाओ को साथ में चैलेंज करती हूँ। आखिरकार यूहाओ की हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा दूसरी किसी लड़की को चूज करने की। और भाई लोग किसी मोमेंट में दाई हाबिंग भी आगे की तरफ आकर नंबर 2 वाली लड़की को चूज करने की बात करता है और वो डायरेक्टली यूहाओ को चैलेंज भी करता है। और सच में यहाँ पे यूहाओ को काफी ज्यादा ही गुस्सा आने लग गया था। और अगर बात किया जाए तो यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा ही डेंजरस हो चुकी थी। सभी लोग बारी बारी करके यूहाओ को चैलेंज कर रहे थे, जिसे देखकर जीजी कहती है कि जबकि यहाँ पे सभी लोग चैलेंज करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर 3 सेपरेट मैचेस होंगी, तो यूहाओ क्या तुम तैयार हो। जिसे सुनकर यूहाओ भी मान जाता है, जबकि नंबर 2 वाली सिगरेट फेरी फाइनली सॉफ्ट वॉइस के साथ कहती है कि नहीं, सेपरेट 3 मैचेस को डिसाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यूहाओ के साथ मिलकर इन सभी लोगों के साथ एक ही साथ लड़ सकती हूँ, इसीलिए उन 5 लोगों को यहाँ पर एक साथ फाइट करने दो। इस सिगरेट फेरी की इस बात को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे, जबकि यूहाओ को अभी काफी ज्यादा ही फेमिलियर सी फील हो रही थी और उसे
ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उसने इस आवाज को कहीं पे पहले भी सुनकर रखा हो। फिर वो लड़की दोबारा से कहती है कि वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं और यूहाओ मिलकर इन 5 लोगों को काफी आसानी के साथ में हरा सकते हैं। वो यूहाओ क्या तुम तैयार हो? इतना कहने के साथ ही नंबर 2 फीमेल स्टूडेंट एक जंप करती है और वो एक जंप के साथ यूहाओ के पास आकर सडनली यूहाओ की हाथों को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से यूहाओ को काफी बड़ा झटका लगा था। और अभी उस सेकंड फेरी की हाथों को टच करने के बाद सडनली यूहाओ की माइंड में वांग डंग की फिगर अपीयर हो गई थी, क्योंकि ये बात तो यूहाओ आंखें को बंद करके भी आसानी के साथ में कह सकता था कि ये फैमिलियर फीलिंग कहाँ से आ रही है और ये हाथों किसकी है। और भाई लोग अभी के टाइम में जो सोल पावर नंबर 2 वाली सिगरेट फेरी से बाहर निकल रही थी, ये एक काफी ज्यादा ही फैमिलियर सी सोल पावर थी, जिसकी वजह से यूहाओ की भी बॉडी से ऑटोमेटिकली सोल पावर फ्लो करने लगा था। इसीलिए यूहाओ तुरंत ही समझ जाता है कि आखिर ये फैमिलियर सी फीलिंग क्या है और आखिरकार ये फैमिलियर सी ऑरा किसकी है। ये फैमिलियर सी ऑरा वांग डंग के सिवाय और किसी की भी नहीं हो सकती है। ये फैमिलियर सी ऑरा वांग डंग एंड यूहाओ की हाओडोंग पावर थी। और अभी इस ब्यूटीफुल फिगर से हाओडोंग पावर को बाहर आता देख यूहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था और वो काफी ज्यादा ही हैरानी के साथ इसी फिगर को देख रहा था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यूहाओ की दिल काफी जोरों जोरों से भी धड़कने लगा था। लेकिन तभी ये ब्यूटीफुल फिगर कहती है कि फोर्थ सीनियर सिस्टर ने अभी अभी थर्ड सीनियर ब्रदर को उसकी बस्टार्ड कही थी, तो उसके हिसाब से तुम भी मेरे बेवकूफ हुए, सबसे बड़ा बेवकूफ। इस फिगर की इन बातों को सुनकर काउंटलेस मेमोरीज यूहाओ की माइंड में एक के बाद एक करके आने लगती है। यूहाओ उन सारी बातों को याद करता है जहाँ पे वो वांग डंग के साथ पहली बार मिला था और वांग डंग और यूहाओ ने पहली बार मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी परफॉर्म करे थे और उन दोनों ने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को परफॉर्म करके बटरफ्लाई गॉडेस को समन करे थे। और ऐसे ही यूहाओ सभी पुराने बातों को याद करता है और वो अभी के टाइम में समझ गया था कि वो कितना ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। सच तो यही है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी वांग क्यूअर नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन था और वो है वांग डंगर। यहाँ पे वांग डंग के अलावा नहीं, शायद यहाँ पर वांग डंगर के अलावा यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं था। इसीलिए यूहाओ अपने मन में कहता है कि मैं तो सच में काफी बड़ा बेवकूफ हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक चांस को दी है। हम दोनों के बीच की ब्रदरहुड के अब कोई भी मायने नहीं रखता, हम दोनों की ब्रदरहुड अब इसके कोई भी जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्यार जो सभी चीजें को पीछे छोड़ दे। देखकर ऐसा लगता है कि अब मैंने भी उस प्यार को हासिल कर लिया है जो प्यार मुझे काफी लंबे टाइम से चाहिए थी। फिर यूहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं एक काफी बड़ा बेवकूफ हूँ। होपलेस बेवकूफ, अगर तुम इस बेवकूफ को एक्सेप्ट करते हो तो ये बेवकूफ काफी खुश होगा और ये बेवकूफ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बेवकूफ बनकर रहेगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट भी करेगा। यूहाओ की इन बातों को सुनकर हमारी वांग डंगर की पिंक ब्लू आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो वांग डंग हमेशा से ही काफी बार काउंटलेस टाइम यूहाओ को ये बताना चाहती थी कि वो एक लड़की है, लेकिन फिर भी वो ये ऐसा कभी भी कर नहीं पाई और ना ही वो सच्चाई के बारे में यूहाओ को ही बता पाया, क्योंकि वांग डंग को ये डर था कि इस बारे में जानने के बाद उनकी फ्रेंडशिप यहीं पे टूट जाएगी और यूहाओ वांग डंग को छोड़कर चले जाएगा। लेकिन आज इतनी सालों के बाद इस मोमेंट में यूहाओ ने वांग डंग को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था। शायद नहीं, यूहाओ ने वांग डंगर को एक्सेप्ट कर लिया था, शायद वांग डंग की रियल अपीयरेंस को एक्सेप्ट कर लिया था। और भाई लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय।